बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद। नाजरीन, आज जिन 3 खबरों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर होगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बढ़ती हुई मुश्किलात हैं, और वो मुश्किलात न सिर्फ सियासी फ्रंट पर हैं बल्कि करप्शन के जो मामलात हैं उसमें भी उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होने जा रहा है। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे हाल ही में नवाबशाह में होने वाला ट्रेन हादसा और उसकी वजूहात, और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। 2 दिन रह गए, निगरान वजीर आजम का फैसला अभी तक बज़ाहिर हमारे सामने नहीं आया। अब 2 बड़े नाम अगर एक तरह से सामने आ रहे हैं तो उनमें हफीज़ शेख और इसाक डार का मुकाबला है। क्या राजा रियाज देंगे सरप्राइज? तीसरे सेगमेंट में उस पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट में जिस स्टोरी पर बात करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें पार्टी सदारत से हटाने का फैसला हो चुका है, और ये सेम ऐसे ही हुआ है जैसा माजी में हमने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब नाअहल करार दिए गए उसके बाद उन्हें पार्टी सदारत से हटाया गया, और उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और वो फैसला मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ने अब उसी ट्रैक पर चलते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी डिस्क्वालीफाई करना है। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कई चैलेंजेस हैं। अगर हम सबसे अहम चैलेंजेस की बात करते हैं, 9 मई बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ख़ासकर इस वक्त जो मुकदमात हैं करप्शन से रिलेटेड, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरे नंबर पे भी एक चैलेंज मौजूद है, वो आने वाले दिनों में उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से, तो उस पर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ज़रा 9 मई की। हाल ही में एक मुबैना ऑडियो लीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शमशाम बुखारी की सामने आई है। सुनिए शमशाम बुखारी 9 मई के बारे में क्या कुछ इंकशाफात कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रणवीर वो चैलेंज हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा, मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उकाड़िया तो मैं नहीं आ सकता है सा मेरा। मैं कि मैं ते उकाड़िया मैं तो बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी। शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ। ने कहा साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। नाजरीन, आपने सुना शमशाम बुखारी साहब ने 9 मई की कहानी, उसकी एग्जीक्यूशन को इस मुबैना ऑडियो में सबके सामने तश्ते अज़बाम कर दिया। ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि तोशाखाना केस में नाअहल करार दिए जा चुके हैं सेशन अदालत की जानिब से, ये उनकी पहली मुश्किल है। 3 साल सज़ा हो चुकी है, नाअहली हो चुकी है और इस वक्त वो अटक जेल में कैद हैं। लेकिन क्या आने वाले दिन उनके मुकदमात के मामलात पे रावी चैन लिखता है या फिर उनकी मुश्किलात अभी बढ़ने वाली हैं? पंजाब में एक और स्कैंडल सामने आ रहा है, और स्कैंडल जब सामने आया पंजाब में तो उस स्कैंडल ओवरऑल जो तहकीकात पंजाब में करप्शन के मुकदमात की चल रही है उन्हीं में सामने आया। लेकिन जो नाम सामने आया वो है फराह गोगी का। जब हम बात करते हैं फराह गोगी की तो मामलात जाके खातून अव्वल यानी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी तक जाती हैं। वकास गौरी हमारे नुमाइंदे हैं और उनके पास आज पंजाब में जो रिश्वत लेकर तबादलों का स्कैंडल है उसकी जिसे कहते हैं एक गज़ब कहानी है। वकास, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। रिश्वत लेके तकर्रुर और तबादलों का मामला है, डिटेल्स क्या हैं वकास इसकी? जी बिल्कुल, ये रिश्वत लेकर पंजाब भर में मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर और तबादले किए गए साबिका दौरे हुकूमत में, तो इसमें जो एंटी करप्शन पंजाब को जो साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त हैं फराह गोगी, उसके कैश बॉय से अहम मालूमात जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। मंसूर नाम है ये जो कैश बॉय था फराह गोगी का, और ये 13 साल पुराना मुलाजिम है फराह गोगी का, जो उनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका लाहौर गुलबर्ग में ऑफिस था वहाँ पर अकाउंट्स के मामला देख रहा था। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तश्कील में आई और जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद ये मंसूर जो था वो फराह गोगी के जो माली मामलात हैं उसको इसने टेक ओवर किया, और फराह गोगी ने इसको एक गाड़ी भी लेकर दे रखी थी और तकरीबन 21 करोड़ 80 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो फराह गोगी ने मंसूर को 1.5 साल के दौरान
अपनी DHA रिहाइश का बुलाकर दी और मंसूर की ड्यूटी ये थी कि वो इन पैसों को जो है वो उसके फरागोगी के मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो जमा करवाए। तो ये जो तफसीलात हैं ये सामने आई हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि फरागोगी ने तकरीबन 1 अरब के लगभग जो है वो कैश अमाउंट मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाई। और इस मंसूर नामी कैश बॉय के अलावा 2 मजीद जो कैश बॉयज़ हैं उनका इंकशाफ भी हुआ है और उनसे भी जो है वो मजीद मालूमात सामने आने की तवक्को है। जी अच्छा, आपने कहा कि 2 मजीद कैश बॉयज होने का भी इंकशाफ हुआ है और मंसूर की जो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 साल के अरसे में 21 करोड़ 80 लाख रुपए, लेकिन आपने अपनी बात में एक बात कही कि 1 अरब रुपए तक उन्होंने मुंतकिल किए। तो वो बाकी जो 2 कैश बॉयज हैं उनकी अमाउंट्स क्या जिसे आप कहते हैं 40-40 करोड़ के तकरीबन लगभग है? जी बिल्कुल, जो फरागोगी थी बेसिकली जो उनके एतबार के लोग थे उसने उनको कैश के मामलात के लिए भी इस्तेमाल किया, जिसमें से एक का नाम तो मंसूर है और इसने 1.5 साल के दौरान लगभग 22 करोड़ जो है उसकी ट्रांजैक्शंस की, यानी कि वो जो अमाउंट है वो DHA घर से रिसीव करना और उसके फरागोगी के बताए गए अकाउंट्स में जमा करवाना मंसूर की जिम्मेदारी थी। इसके लिए इसको एक गाड़ी भी लेकर दे रखी थी, इसकी जो तनख्वाह थी वो भी मुकर्रर थी इस काम के लिए। इसके अलावा जो मंसूर ने बताया कि वो अकेला ये काम नहीं कर रहा था, तकरीबन 2 कैश बॉयज और भी हैं जो फरागोगी का ये जो पैसा है जिसका सोर्स नहीं पता कि ये करोड़ों रुपए कहाँ से आते थे। फरागोगी जो है वो जब इन्हें जमा करवाती थी तब भी इसकी तफसील कैश बॉयज को नहीं देती थी, तो वो भी जो है मजीद 2 कैश बॉयज भी फरागोगी की ये जो अमाउंट है ये अकाउंट्स में जमा करवा रहे थे। तो अगर इसकी टोटल इनको जमा किया जाए तो ये लगभग 90 करोड़ 1 अरब के लगभग रकम बन सकती है जो फरागोगी ने इन 3 कैश बॉयज के जरिए अपने अकाउंट्स में जमा करवाई। अच्छा, जो मालूमात आपने हमें फराहम की थी उसके मुताबिक मंसूर ये भी इंकशाफ करता है तहकीकाती टीम के सामने कि जो दीगर लोग हैं उन्हें अगर उनके सामने लाया जाए तो वो शनाख्त कर सकता है उन 2 लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्हें चेहरे से जानता है, बाकी उनकी शनाख्त नहीं जानता, जो बाकी 2 कैश बॉयज हैं। नहीं, कैश बॉयज तो यकीनन फरागोगी की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी थी उसके अकाउंट्स को संभालने वाले लोग थे, उनको तो ये जानता है, उसकी तफसीलात जो हैं वो एंटी करप्शन को मिल भी चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठाया गया कि जब मंसूर जो है वो पैसे रिसीव करने DHA फरागोगी की रिहाइशगाह पर जाता था तो उस वक्त कौन कौन होता था फरागोगी के साथ? ये जब करोड़ों रुपए बैग में भर के फरागोगी मंसूर को देती थी तब उसके साथ कौन कौन होता था? तो यकीनन और लोग भी थे जो इस सारे मामले में ये रिश्वत लेने में और DHA जाकर ये डील कराने में मुलविस थे, तो उनकी शनाख्त का मामला भी अब दरपेश है अगले मरहले में। तो जब वो लोग सामने आएंगे तो फरागोगी के इस कैश बॉय का कहना है कि वो उन्हें शनाख्त कर सकता है और ये भी इम्कान है, कभी इम्कान है कि मंसूर जो है वो आने वाले वक्त में वादा माफ गवाह बनकर भी सामने आए। सही। अच्छा, आपने जो हमारे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ बैंकों से जो फरागोगी के रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट्स के वो भी तलब कर लिए हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ आई है जो आप समझते हैं कि हैरान कौन हो या एक नया इंकशाफ हो या अभी तक रूटीन की चीज़ें इन चीज़ों के अलावा? देखें, जो बैंकों से तफसीलात मौसूल हुई हैं एंटी करप्शन को, वो भी मंसूर के इस बयान की तस्दीक करते हैं और 21 करोड़ 80 लाख की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड भी एंटी करप्शन जो है उसने मंगवा लिया है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है इस तहकीकात का जो रुख है वो ये कि जो साबिक खतून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उनके साहबजादे इब्राहिम मोनेका जो हैं उसका नाम भी इस सारी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इब्राहिम मोनेका पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो DHA जाकर तो अपना जो हिस्सा था मुबीना तौर पर वो वसूल किया करता था। तो ये जो तहकीकात हैं इसका जो दायरा कार है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इसमें कई अहम शख्सियात जो हैं उनके नाम भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी वकास आपने स्टोरीज की थी कि ये तो सिर्फ एक तबादलों और तकर्रियों पर जो इनकम हुई है जिसे कहते हैं कमाई की गई है उसके आप तफसीलात हमें बता रहे हैं। इसके अलावा भी फरागोगी के खिलाफ दीगर इंक्वायरीज भी हैं और जिसमें उस्मान बुजदार साहब का भी नाम सामने आता है जो कि वसीम अकरम प्लस थे।
जो बिल्कुल फराग गोगी के खिलाफ कई मजीद इंक्वायरियां भी हैं, आमदन से ज़ायद सासाजात की भी हैं, तकर्रुर तबादले की भी हैं, और ये जो तकर्रुर तबादलों का मामला है इसमें भी साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो मुकदमे में नामजद हैं, लेकिन चूंकि पेश ही नहीं हो रहे, और वो जब भी उनको नोटिस जारी किया गया नैब की तरफ से या एंटी करप्शन की जानिब से, तो उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों का सहारा लिया, तो वो इस मुकदमे में भी नामजद हैं, और इस मुकदमे में भी वो बराबर के शराकतदार हैं सारे मामले में, क्योंकि जितने भी तकर्रुर तबादले थे ये अरबों रुपए लेकर किए गए, और इस सारे डीलिंग के लिए वजीर आला हाउस जो है उसी का इस्तेमाल किया गया, और वजीर आला हाउस में जब उस्मान बुज़दार हुकूमत में थे तो फराग गोगी का एक कमरा था जहां बैठकर वो ये सारा इंतजाम जो है वो संभाल रही हैं। वकास, फराग गोगी तो बैरून मुल्क हैं इस वक्त या नहीं है, तो एंटी करप्शन पंजाब क्या इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी के लिए राब्तों की तैयारी कर रहा है या कर चुका है? आज बिल्कुल नैब और एंटी करप्शन जो है वो फराग गोगी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है उसका आगाज भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो काबिल कबूल शवाहिद हैं वो खातिर खा तफ्तीशी महकमों को मौसूल हो चुके हैं, जिनमें फराग गोगी का बच निकलना अब आसान नहीं होगा, और उनके जो गिर्द है वो शिकंजा सख्त हो चुका है, और जो शवाहिद हैं, जो गवाहान हैं, और जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं वो सारी सामने आ चुकी हैं, तो अब उनका बचना आसान नहीं, तो उन्हें यकीनन उसके लिए भी कार्रवाई जो है वो ज़राए तस्दीक करते हैं कि शुरू हो चुकी है, और इब्राहिम मानेका जो हैं उसकी तलाश भी जारी है, क्योंकि वो भी एक बुनियादी किरदार है, और इमरान खान साहब का वो सतीला बेटा भी है, तो उसकी गिरफ्तारी तो इब्राहिम मानेका के बारे में क्या इत्तलात है? वो बैरून मुल्क हैं या मुल्क के अंदर ही कहीं रोपोश हैं? इब्राहिम मानेका जो हैं उन्होंने अभी तक ना कोई नोटिस रिसीव किया है, ना ही वो एक मरतबा पेश हुए हैं, तो इम्कान और शुबा तो यही है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एंटी करप्शन जो है और दीगर इदारे जो हैं वो उनकी तलाश भी जारी किए रखे हैं, क्योंकि जो मोबाइल लोकेशंस हैं वो इमरान खान की बहनों की निकाली जा रही हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि ये दायरा कार मजीद बढ़ेगा। थैंक यू वकास, आपने मालूमात हमसे शेयर की। नाजरीन, इस करप्शन की दास्तान फराग गोगी और इब्राहिम मानेका से होते हुए अगर बुशरा बीबी तक जाती है तो साबिक वजीर आजम का जो करप्शन का बयानिया था वो ज़मीन बोस होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे नवाबशाह में होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट की, इसकी वजूहात की, इसका हमारे पास जो रिपोर्ट पहुंची है इब्तदाई उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे कहते हैं अजब करप्शन की गज़ब कहानी सुन रहे थे, और ये कहानी थी एक ऐसी सियासी शख्सियत के फ्रंटमैन्स की जो हमेशा करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद करने का दावा करते थे, यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ब्रेक के बाद बात करेंगे नवाबशाह में होने वाला जो हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। 30 लोग लुकमा अजल बने, 40 के करीब ज़ख्मी हुए, बहुत जिसे कहते हैं बड़ा नुकसान है रेलवे के लिए। लेकिन जो मालूमात अब तक इब्तदाई जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें तखरीबकारी का जो इम्कान है इब्तदाई रिपोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया है कि कोई तखरीबकारी नहीं है, लेकिन टेक्निकल शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली को हादसे की वजह करार दिया गया है। इस जॉइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह पटड़ी का टूटना और फ्लश प्लेट का ना होना है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस हद तक जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस है। और एक बुनियादी वजह हम देखते हैं कि जितने भी हादसात इस वक्त ट्रेनों के हो रहे हैं उनकी अक्सरियत का ख़ासकर सखर डिवीज़न या सिंध की हदूद में होना भी सवालिया निशान है कि क्या वहाँ पर जो तैनात लोग हैं वो इतने नाअहल या नाकारा हैं, या उन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, या वो चाहते ही नहीं हैं, गैर हाजिर रहते हैं। हमारे साथ होंगे काशिफ मुनीर, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से, जिन्होंने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, और उसके अलावा नजम वली खान सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। रेलवे को उन्होंने बड़ा करीब से जिसे कहते हैं देखा है, और रेलवे के साथ भी कुछ अर्सा मुंसलिक रहे हैं। हबीबुर रहमान साहब साबिक सेक्रेटरी रेलवे हैं। तीनों से गुफ्तगू करेंगे। पहले बात करेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, काशिफ मुनीर जब तक हमें ज्वाइन करते हैं नजम वली खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। नजम साहब, आपके ख्याल में, आपने रेलवे को बड़ा करीब से देखा है, दूसरे सेगमेंट में हम आपसे सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ये जो रेलवे के मामलात हैं, नजम वली खान उन्हें कैसे देखते हैं, और ये जो रिपोर्ट इनिशियल आई है उसको देखते हुए आपको लगता है कि रेलवे की जो रिपोर्ट है वो हकायक पर मबनी है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ जो है उसको एक
बड़ी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। हम अंग्रेज़ के ज़माने की बात करते हैं कि उस दौर से लेकर अब तक कोई ख़ास अपग्रेडेशन नहीं हुई, और जो एक बड़ी अपग्रेडेशन होने जा रही थी ML1 कहते हैं जी, कराची से लेकर पेशावर तक जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करने के लिए चाइना के साथ 2013-2018 के दौर में जो मुआहिदा हुआ था वो पीछे रह गया। ये जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी जगह पे कोई फॉल्ट आ जाना, तो अभी तक तखरीबकारी के इम्कान को पूरी तरह से मुस्तरद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपकी पटरी कहीं से उखड़ी हुई है तो उसकी 2-3 वजूहात ही हो सकती हैं कि या तो किसी ने जानबूझकर कोई शरारत की है या सिविल और मैकेनिकल साइड पे कोई ना कोई मसला है। लेकिन जब हम इस खास तौर पे इस ट्रैक को देखते हैं तो पाकिस्तान रेलवेज का जो 105 किलोमीटर की स्पीड पर चलने वाला ट्रैक है वो फिट समझा जाता है, और उसकी देखभाल भी बड़ी ठीक ठाक तरीके से की जाती है। आमतौर पे इस 105 किलोमीटर हाईएस्ट स्पीड है जो कि पाकिस्तान रेलवेज इस वक्त आमतौर पे इस्तेमाल करती है, इख्तियार करती है। अब ये भी देखें कि 105 किलोमीटर पर ड्राइवर ने खुद बताया कि गाड़ी तो थी नहीं, हज़ारा एक्सप्रेस उस वक्त कोई 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही थी, उसके बावजूद वहां पर जो दरमियान में से पटरी उखड़ी हुई है तो उस पर अभी तक अफसरान का इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट कहती है, नजम भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट कहती है कि वहां पे फ्लैश प्लेट की जगह लकड़ी से जो है ना ट्रैक को जोड़ने की कोशिश की गई थी। नहीं, ये अभी तक कोई इसकी कोई हतमी रिपोर्ट मौजूद नहीं है। असल में पाकिस्तान रेलवेज का एक तरीकाकार है, उसके फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो इसको इंक्वायरी करते हैं और उनकी रिपोर्ट को, चूंकि ये एक टेक्निकल मामला होता है और पाकिस्तान रेलवेज एक बहुत ही टेक्निकल शोबा है, हमें बज़ाहिर जो चीज़ नजर आ रही होती है वो उस तरह से होती नहीं है, और उस तरह से जिस तरह के एक आम आदमी उसके ऊपर डिसीजन दे सके, ये उस तरह की चीज होती नहीं। ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। ये लकड़ी से जोड़ी गई थी, नहीं जोड़ी गई थी, इसको लकड़ी से जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, ये सारी चीजें जो हैं ये तहकीकात के नतीजे में ही सामने आ सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जब ML1 की बात करते हैं और वहां से हज़ारा एक्सप्रेस के गुजरने की बात करते हैं तो ये वो पटरी है कि वहां पर ये पहली ट्रेन नहीं होगी जो इस तरह गुजरी होगी, या इससे पहले भी ट्रेनें गुजर रही होंगी, इसके बाद में भी ट्रेनें गुजर रही होंगी। अगर हम ये कहें कि इसकी देखभाल नहीं होती तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ इस दौरान में ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये ट्रेन जो है ये डीरेल हुई है। और दूसरी बात, ये हादसा इतना खौफनाक था। आप ये देखिए, आमतौर पर ट्रेनें डीरेल होती हैं, उनकी कुछ बोगियां नीचे भी उतर जाती हैं, कुछ लोग उसमें झटके लगने से जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन ये एक खास किस्म की वारदात हुई है। मैं नहीं समझता कि इसको इतनी आसानी के साथ तमाम चीजों को आप इसमें से नजरअंदाज किया जा सकता है। नजम साहब, आप समझते हैं कि इसमें तखरीबकारी का अंसर नाअहली से ज्यादा शामिल होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये चीज़ तहकीकात के बाद ही की जा सकती है, लेकिन अगर हम शुरू में इस चीज़ को इसमें से निकाल दें कि ये तकरीबकारी नहीं है तो मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं होगा। और अगर चलें हम इसको इसमें से निकाल भी देते हैं कि ये तकरीबकारी नहीं है और हम ये कहते हैं कि ये सिविल का, मैकेनिकल का, किसी भी जगह का फॉल्ट है, ये भी कहा जा सकता है कि जनाब लोकोमोटिव जो था या बाकी जो रोलिंग स्टॉक था उसके जो पहिए वगैरह थे वो दुरुस्त हालत में नहीं थे, उसकी वजह से कोई गड़बड़ होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि पटरी जो थी उसकी फिश। अब ये देखिए ना, अभी तक ये भी पता नहीं है कि जब हम उन प्लेट्स के उखड़ने की बात कर रहे हैं तो वो पहले उखड़ी या हादसे के बाद कोई ऐसी चीज हुई जिसके नतीजे में इतने बड़े वहां पर झटके लगे और उसके नतीजे में तो पटरी सारी की सारी तबाह हुई। लिहाजा ये सारी बात जो की जाएगी ये तहकीकात के बाद की जाएगी। लेकिन आप इस सबसे हटकर जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो अपग्रेडेशन की है। जब तक आप पाकिस्तान रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करेंगे, इसके अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हम मोटरवेज में कर रहे हैं और बाकी सड़कों पर कर रहे हैं, तब तक हम इसको महफूज नहीं कर सकते। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये 100% मुझे पाकिस्तान रेलवेज के वर्कर्स को, मुझे उनके अफसरान को खराज तहसीन एक तरह से आप देखिए ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया, लेकिन वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रहे हैं, किस ढांचे को चला रहे हैं, आप ये भी तो देखें। लेकिन नजम भाई यहाँ आपने खुद एक बात कही कि एक बहुत टेक्निकल शोबा है रेलवे और इसी की टेक्निक्स को इन्हीं मुलाजमीन, इन्हीं अफसरान और इन्हीं मिनिस्टर, सेक्रेटरीज ने इम्प्रूव करना था। बजाय इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान रेलवेज दिन ब दिन जिसे कहते हैं वो डिक्लाइन का शिकार है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी उसी वजीर, सेक्रेटरी, अफसरान और मुलाजमीन पर आयद होती है। जब हम दीगर लोगों पर तनकीद करते हैं तो फिर रेलवे के स्टाफ पर भी उतनी ही तनकीद होनी चाहिए।
इंस्पेक्टर फेडरल जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे हैं वो देंगे, लेकिन ये जो सिंध का सक्खर डिवीजन है, ये पूरा एरिया है, आप यहाँ देखें तो सूरत हाल जो पटरियां हैं वो आज की नहीं डली हुई हैं। मुरम्मत का काम जो है वो आप देखें कभी हो जाता है कभी नहीं होता, लकड़ी लगाकर जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें इस तरह की सूरत हाल पे, ये तमाम चीजें जो है वो आने वाले दिनों में भी इसकी सूरत हाल होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर इस तरह के वाकयात होते हैं और उसके बाद भी मतलब आप आज कोई कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। काशिफ, आपने कहा कि जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगी, उसकी तामीर व मरम्मत नहीं होती रहेगी तो इस तरह के हादसात होंगे। नजम वली खान साहब ने भी ML1 को इंपॉर्टेंट करार दिया और हबीबुर रहमान साहब का भी कहना था कि ML1 जो CPEC के प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसे अब गवर्नमेंट को एक्सपेडाइट करना होगा, लेकिन जब तक कि उसकी तकमील होती है उस वक्त तक तामीर व मरम्मत साथ साथ जारी रखनी होगी ताकि लोगों को सफरी बेहतर सहूलियात मिल सकें। पहले ही हमने कहा कि जहां गलत काम होगा वहां तनकीद होगी, जहां अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी। आज सिब्बी और हरनाई का जो ओल्ड ट्रैफिक रूट है ट्रेन का वो बहाल कर दिया गया, ये खुशाइंद खबर है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो नजम वली खान हमारे साथ होंगे और आमिर ज़िया में ज्वाइन करेंगे। दोनों से ज़रा सियासी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म का कुर्रा किसके नाम निकलता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे उस $1 मिलियन क्वेश्चन की जिसका जवाब तलाश कर रहे हैं हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अब किसी हद तक चीज़ें जिसे कहते हैं वो सिमट रही हैं और सिमटते सिमटते हम क्लोज स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आज तक की मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश है कि हफीज़ शेख निगरान वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसहाक डार साहब को जो है निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। अब ये मुकाबला शेख बमुकाबला डार होगा या राजा देंगे कोई सरप्राइज़। नजम वली खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आमिर ज़िया साहब मेरे सीनियर्स में से हैं और मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है काम करके। दोनों के सामने ये सवाल रखूँगा। ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ नजम वली खान साहब से करते हैं। सर, शेख और डार का मैच होगा या राजा साहब कोई सरप्राइज़ देंगे आपके ख्याल में? नजम साहब, मेरा ख्याल है डार साहब तो आउट हो चुके हैं या हो जाएंगे। वो जो एक फाइनल स्क्रूटनी हो रही है उसमें तो हफीज शेख साहब और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक चूंकि 2-3 चीज़ों पर इत्तफाक़ राय नहीं है और इसमें एक नाम भी शामिल है और ज़ाहिर है इसमें इत्तफाक़ राय जो है आपको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दरकार नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे अहम हल्के हैं जिनका इत्तफाक़ राय जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते। लिहाजा कोई भी नाम किसी वक्त भी कहीं से भी आ सकता है और माजी में भी आता रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है। इससे पहले सियासतदानों के नाम भी इसमें शामिल थे और वो नाम भी ड्रॉप हुए। लिहाजा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जिस तरह इन्होंने एक पेचीदा सिस्टम बना दिया कि आप इत्तेहादियों से भी पूछेंगे, फलां से भी पूछेंगे, फलां से भी पूछेंगे, तो मेरा ख्याल है वो सबको खुश करने की कोशिश थी। लेकिन जो एक बहुत बड़ी इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए कितने अरसे के लिए होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस पे नजम भाई इस पे आपसे आगे सवाल करूंगा कि निगरान सेटअप की मुद्दत कितनी होगी, गैर यकीनी क्यों है। आमिर ज़िया साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। आमिर ज़िया साहब, आपको कैसा लग रहा है कि हफीज शेख साहब इमरान खान साहब की माशी टीम के सरबरा, यही हुकूमत कहती थी इमरान खान की माशी पॉलिसियां गलत हैं और आज इसी हुकूमत की इत्तेहादी उन्हीं की माशी टीम के सरबरा हफीज शेख को निगरान वज़ीर आज़म के लिए तैनात कर रही है, तो या वो तनकीद गलत थी या ये फैसला गलत है? एक तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आप अगर देखें कि पिछले 20-25 साल से हमारी किसी भी सियासी जमात के पास उसकी कोई माशी टीम नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो हफीज शेख साहब ने पीपल्स पार्टी की भी खिदमत की है, उन्होंने PTI की भी की है, शौकत तरीन ने पीपल्स पार्टी की भी की है, PTI की भी खिदमत की। डार साहब ने अलबत्ता क्योंकि उनका संधी है नवाज शरीफ साहब के, तो वो नून लीग के साथ लगे रहे। तो हमारी चॉइसेस जो है वो कम है। हमारा जो कहते हैं कि मईशत की टीम है वो ओल्ड बॉयज क्लब में फंसी हुई है। ये लोग जब जवान हुआ करते थे, अर्ली लेट 30s में होंगे या अर्ली 40s में होंगे, तब से लेकर अब तक यही लोग घूम फिर कर आ जाते हैं रिवॉल्विंग डोर से ना। तो हमें इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हफीज शेख साहब का नाम है। और एक बात ये देखिए कि जब तक हफीज शेख थे वजीर खजाना, उस वक्त तक एक बड़ी प्रूडेंट किस्म की PTI की पॉलिसीज चल रही थी मईशत की, और उन्होंने बड़ा कहते हैं ना कि टाइट खींच के रखा हुआ पॉलिसी रखी हुई थी, खींच के रखा हुआ था चीजों को ना।
शौकत तरीन ने आके बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को ओवरहीट कर दिया, इसकी वजह से मैं एक मतलब फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर वो अपनी सीट ना हारते सेनेट की तो गालिबन इतनी मुश्किल में पाकिस्तान आता भी नहीं, क्योंकि आप उन्हीं पॉलिसीज पे गामजन रहते कि जो IMF की हस्बे मंशा थी। बिल्कुल अब क्योंकि हमें IMF के प्रोग्राम पे अमल करना है तो ज्यादा सूट जो होंगे हफीज शेख साहब करेंगे मेरी नाकिस राय में। बिल्कुल अच्छा, डार साहब तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि डार के ऊपर तो इत्मीनान करती नहीं ना IMF। उन्होंने जो भी गुफ्तगू की उसके मुतालिक जो भी उनका अमल रहा तो IMF और उनमें एक डिस्ट्रस्ट आ चुका है। तो या तो फिर जैसे जस्टिस साहब का नाम लिया जा रहा है कोई ऐसा आ जाएगा और फिर जो इकोनॉमी की टीम होगी वो होगी कि जो IMF के प्रोग्राम पे पूरी तरह अमल दरामद करा सके। अरे हम लोग बिला वजह कहते हैं स्पेकुलेशन या क्या साराइयां करें, जो भी आएगा वो उसी एजेंडे पे काम करेगा, तो हमें नामों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो मतलब है X आए Y आए, मतलब है उसके जलवे उसकी जो खिदमत होगी वो एक जैसी होगी। सही। और उसमें बिल्कुल हमारे दोस्त ने सही कहा कि इसमें मैं समझता हूँ कि जो सियासी खिलाड़ियों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा फिक्र है पाकिस्तान की। उन्हें पता है कि जी मैशत जो हमारी मेल्ट कर रही है और उसको संभालना बहुत जरूरी है, ये रियासत के इंटरेस्ट में है, तो गालिबन उनका एक कलीदी किरदार होगा। सही, बिल्कुल। और उसमें मतलब है कि वो डिक्टेट करने की पोजीशन में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन में, उसकी वजह लाजमी सी बात है, सियासी लोगों ने इतने नाम दे दिए हैं, अब इन सब में से किसी को मुतमईन करने के बजाय आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन या फिर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट, जैसे आपने कहा कि हफीज शेख साहब की परफॉर्मेंस बेहतर थी। नजम साहब, केयरटेकर सेटअप CCI की जो मीटिंग हुई उसके बाद अब भी सवालिया निशान है कि यह प्रोलॉन्ग कर सकता है, और अब उसकी मिसाल आपका सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुआ, जैसे वो आपने अहम खबर दी है। मेरे पास शहबाज से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, उन्होंने कसूर में कहा कि मियां साहब आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो इतलात हैं मियां साहब की अभी कोई तैयारी नहीं है, ठीक हो गया, और अभी कोई उनका इम्कान नहीं है, वो चीजों को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इसको कोई वेट एंड सी कर रहे हैं। आमिर जैसा 30 सेकंड्स में मियां साहब अगर नहीं आ रहे तो फिर इंतखाबात तो नवंबर में भी नजर नहीं आ रहे। 30 सेकंड्स। मियां साहब से मशरूत नहीं है इंतखाबात, मियां साहब आए ना आए, जब इंतखाबात होने होंगे होंगे। अच्छा, ये मियां साहब के आने की खबर कई बार चूल्हे पे गर्म हुई और फिर हमने देखा वहीं पे ठंडी हो गई। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं दोस्त की बात की तारीफ करूंगा, क्योंकि उनको खौफ इस बात का है कि अभी उनको लीगल मामला से निपटना है, उनको अदम इत्मीनाद भी है कि अगर मैं आ जाऊं तो कहीं फंस ना जाऊं। बिल्कुल, मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इत्मीनाद ज्यादा शहबाज शरीफ पे करती, मियां साहब पे नहीं करती। बात करती होगी, बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े दुख उठाए मियां साहब के। बिल्कुल ठीक है। आमिर जैसा आपका, नजम वली खान साहब आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और दोनों एक पॉइंट पे मुत्तफिक नजर आए कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो नून लीग ने कुछ अर्सा कबल एक सियासी बयानिए में कहा था जिस दिन मियां नवाज शरीफ आएंगे, मेरा ख्याल है आई एम नॉट रॉन्ग, ये जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि इंतखाबात होंगे। तो अभी फिलहाल मियां साहब नहीं आ रहे तो इंतखाबात भी नहीं हो रहा है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शायद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।